गंवार को अभी मेरे घर से धक्के मारकर बाहर निकालो पिताजी। इसकी हैसियत मेरे नौकरों के साथ बैठने की भी नहीं है और आप इसे सोफे पर बिठा रहे हैं। रोशनी की तेज और तख्त आवाज पूरे सिंघानिया विला में गूंज उठी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उंगली सामने खड़े एक साधारण से युवक केशव की तरफ उठी हुई थी। केशव ने एक पुराना सा कुर्ता पजामा पहन रखा था, पैरों में हवाई चप्पल थी और कंधे पर कपड़े का एक थैला लटका हुआ था। वह सिर झुकाए खड़ा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। सोफे पर बैठे रोशनी के पिता दीनानाथ जी हड़बड़ा कर खड़े हो गए। बेटी, यह क्या तरीका है बात करने का? केशव हमारे घर मेहमान बनकर आया है। वह मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है। उसकी सादगी उसका संस्कार है, उसकी गरीबी नहीं। रोशनी ने नफरत भरी निगाहों से केशव के ऊपर से नीचे तक देखा। उसने अपनी नाक सिकोड़ी जैसे उसे केशव से बदबू आ रही हो। संस्कार पिताजी, इसे पिछड़ापन कहते हैं। देखिए इसके कपड़े, देखिए इसका हुलिया। मेरा टेक्सटाइल्स का इतना बड़ा बिजनेस है, बड़े बड़े विदेशी क्लाइंट्स घर आते हैं। अगर इन्होंने इस नमूने को मेरे ड्राइंग रूम में देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसे अभी के अभी आउट हाउस में भेजिए, नौकरों वाले कमरे में। यह घर के अंदर रहने लायक नहीं है। केशव ने दीनानाथ जी की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, काका जी आप परेशान मत होइए, मैं बाहर कमरे में रह लूंगा। मुझे आदत है, वैसे भी मैं यहाँ शहर से घूमने और कुछ काम से आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से घर में क्लेश हो। लेसर की आवाज में गजब का ठहराव था, लेकिन रोशनी को लगा कि वह दया मांग रहा था। वह पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। दीनानाथ जी की आंखों में शर्मिंदगी थी, पर केशव ने मुस्कुराकर उन्हें आश्वस्त किया, दोस्तों यह कहानी सिर्फ अमीरी और गरीबी की नहीं, यह कहानी है उस भ्रम की जो इंसान को अंधा बना देता है। आगे जो होने वाला है वह आपकी आंखों में आंसू और दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाएगा। अगर आप ऐसी पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। रोशनी सिंघानिया शहर की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर और कपड़ा व्यापारी थी। उसे अपनी दौलत, अपने रुतबे और अपने आधुनिक सोच पर बहुत घमंड था। उसके लिए इंसान की कीमत उसके कपड़ों से और उसके बैंक बैलेंस से होती थी। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था और पिता ने लाड़ प्यार से उसे इतना सर चढ़ा लिया था कि अब पिता की भी नहीं सुनती थी। केशव को आए हुए 2 दिन हो चुके थे। रोशनी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि केशव मुख्य घर में कदम ना रखे। उसे खाना भी नौकरों के बर्तनों के आउट हाउस में भिजवाया जाता था। एक सुबह रोशनी अपने लॉन में चाय पी रही थी। उसने देखा कि केशव माली काका के साथ बैठकर पौधों में पानी डाल रहा है और हंस हंस कर बातें कर रहा है। रोशनी को यह देखकर और गुस्सा आया। वो अपनी सहेली जो उसके साथ बैठी थी से बोली, देखो उसे, इस तरह देखो इनका, इसे तो माली और ड्राइवर के साथ ही उठना बैठना पसंद है। पिताजी भी ना पता नहीं किस किस को मुंह लगा लेते हैं। कहते हैं इसके पिता बहुत बड़े ज्ञानी थे। अरे ज्ञान से पेट नहीं भरता, पैसों से भरता है। उसकी सहेली भी हंसने हुए कहा, छोड़ना रोशनी, ये कुछ दिन का मेहमान है, चला जाएगा। वैसे तू बता, तेरे उस रॉयल हेरिटेज प्रोजेक्ट का क्या हुआ? सुना है बहुत बड़ी डील है। रोशनी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। हाँ यार, सब कुछ तैयार है, बस एक मुसीबत है। हमें जिस खास रेशम सिल्क और पारंपरिक बुनकरों वीवर्स की जरूरत है वो सब रामपुर के इलाके में है। और वहाँ की जो बुनकर सहकारी समिति है उसका अध्यक्ष कोई बहुत अड़ियल आदमी है। वो हम बड़े व्यापारियों को माल बेचने को तैयार ही नहीं है। कहता है हम उनका शोषण करते हैं। अगर वो डील नहीं हुई तो मेरी कंपनी को करोड़ों का घाटा होगा। तभी केशव वहां से गुजरा। उसने हाथ जोड़कर रोशनी को नमस्ते किया। रोशनी ने मुंह फेर लिया और अपनी सहेली से बोली, इन गरीबों की यही दिक्कत है, काम धाम कुछ नहीं, बस दिन भर नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। शाम को घर में एक छोटी सी पार्टी थी। रोशनी ने कुछ हाई प्रोफाइल दोस्त आए हुए थे। गलती से केशव दीनानाथ जी को कोई दवाई देने के लिए मुख्य हॉल में आ गया। उसने कपड़े थोड़े गीले थे और जूतों पर मिट्टी लगी थी। रोशनी ने उन्हें सबके बीच में देखते ही अपना आपा खो दिया। वह सबके सामने उस पर चिल्लाई, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मेरे मेहमान आए हो तो अपनी शक्ल मत दिखाया करो। देखो मेरे इटालियन मार्बल के फर्श पर अपनी गंदी चप्पलें लेकर चढ़ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? केशव ने शांति से कहा, माफ कीजिएगा, काका जी की बीपी की दवाई देनी थी, वो बाहर भूल गए थे। रोशनी ने उसके हाथ से दवाई का पत्ता झपट्टा मारकर छीना और उसे धक्का दिया। दवाई दे दी, अब दफा हो जाओ यहाँ से, और खबरदार जो दोबारा इस तरफ दिखे। तुम्हारे जैसे लोगों की जगह मेरे घर के पिछवाड़े में है, ड्राइंग रूम में नहीं। केशव लड़खड़ाया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। बस उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, गुस्से की नहीं बल्कि तरस की। वह चुपचाप बाहर निकल गया। पार्टी में सन्नाटा छा गया था, लेकिन रोशनी ने हंसकर माहौल को सामान्य करने की कोशिश की। अरे दोस्तों, इग्नोर करो, छोटे लोगों की उनकी औकात याद दिलाते रहना पड़ता है, वरना ये सर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन रोशनी नहीं जानती थी कि वह जिस औकात की बात कर रही है वो बहुत जल्द उसे एक ऐसा सबक सिखाने वाली है जो वह जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। अगले दिन रोशनी के ऑफिस में भूचाल आ गया। उसके मैनेजर ने घबराते हुए खबर दी, मैडम बहुत बुरी खबर है, रामपुर की समिति ने हमें कच्चा माल देने से साफ मना कर दिया है। और उन्होंने पूरे देश के बुनकरों को चिट्ठी लिख दी है कि सिंघानिया फैब्रिक्स के साथ कोई काम ना करे। हमारा प्रोडक्शन ठप पड़ गया है। अगर 48 घंटे में माल नहीं मिला तो हमारे विदेशी क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देंगे और हम पर मुकदमा ठोक देंगे। हम बर्बाद हो जाएंगे मैडम। रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में कहा, उस समिति के अध्यक्ष को फोन लगाओ, उसे मुंह
मांगी कीमत दो, पैसा हर जुबान बंद कर सकता है। मैनेजर ने सिर झुका लिया। कोशिश कर ली मैडम, वो पैसों के भूखे नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ उसी कंपनी के साथ काम करते हैं जो जमीन से जुड़ी हो और कारीगरों की इज्जत करना जानती हो। उनका अध्यक्ष बहुत उसूलों वाला आदमी है, वो किसी से मिलता भी नहीं है। रोशनी घबरा गई। उसकी बरसों की मेहनत, उसका ब्रांड, उसका नाम सब मिटने की कगार पर था। उसने तुरंत अपनी कार निकाली और अपने पिता से बोली, पिताजी मैं रामपुर जा रही हूँ, उसे मुझे उस अध्यक्ष से खुद मिलना होगा, किसी की तरह उन्हें मनाना होगा। दीनानाथ जी ने कहा, बेटी मैं भी चलता हूँ, तुझे अकेले परेशान नहीं देख सकता। रोशनी और दीनानाथ जी रामपुर के लिए निकल पड़े। पूरा रास्ता रोशनी यही सोचती रही कि वह कैसे उस आदमी को खरीदेगी। उसे यकीन था कि दुनिया की हर चीज की कीमत होती है। दोस्तों, कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है कि रोशनी अपने घमंड से अपनी कंपनी बचा पाएगी या उसे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो उसकी सोच बदल देगा। अगर आप इस कहानी से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। रामपुर पहुंचकर रोशनी ने देखा कि वह कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। वहां के आश्रम में सैकड़ों बुनकर काम कर रहे थे। व्यवस्था इतनी शानदार थी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी फैल हो जाए। रोशनी रिसेप्शन पर पहुंची और आकर बोली, मैं मुंबई से रोशनी सिंघानिया हूँ, मुझे अभी तुम्हारे अध्यक्ष चेयरमैन साहब से मिलना है। उन्हें कहो कि मैं उनका पूरा स्टॉक डबल रेट पर खरीदने आई हूँ। रिसेप्शन पर बैठे बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बिटिया चेयरमैन साहब अभी साधना कुटीर में है, वो वहीं मिलते हैं, आप जा सकती हैं, लेकिन वहां फोन और जूते चप्पल ले जाना मना है। रोशनी झल्लाते हुए आगे बढ़ी। वह उस कुटिया की तरफ चली गई जिसे साधना कुटीर कहा गया था। मन में सोच रही थी कि कैसा पिछड़ा आदमी है जो ऑफिस की जगह कुटिया में बैठता है। जैसे उसने कुटिया का पर्दा हटाया, अंदर का नजारा देखकर वो पत्थर की मूर्त बनकर रह गई। उसके हाथ से उसका महंगा हैंडबैग छूटकर गिर गया। सामने जमीन पर एक साधारण सी चटाई पर चरखा काटते हुए जो शख्स बैठा था वह कोई और नहीं, केशव था। जी हाँ, वही केशव जिसे उसने धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, वही केशव जिसे उसने गंवार और फटे हाल कहा था। केशव के आसपास कई मुनीम बैठे थे जो फाइलों पर उसके दस्तखत ले रहे थे। एक आदमी कह रहा था, केशव सर, लंदन से जो ऑर्डर आया है क्या उसे मंजूरी देनी है? रोशनी का गला सूख गया, उसके होठ हिले पर आवाज नहीं निकली। दीनानाथ जी भी पीछे आ खड़े हुए। केशव ने सिर उठाया और रोशनी को देखा। उनकी आंखों में वही शांति थी, वही ठहराव। केशव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यह अध्यक्ष? रोशनी हकला रही थी। पास बैठे मुनीम ने कड़क कर कहा, मैडम तमीज से बात कीजिए। ये भारत हथकरघा संघ के प्रेसिडेंट और देश के सबसे बड़े ऑर्गेनिक फैब्रिक एक्सपोर्टर श्री केशव प्रसाद है। इनका टर्नओवर आपकी कंपनी से 10 गुना ज्यादा है। रोशनी को लगा जैसे किसी ने उसके गले पर जोरदार तमाचा मारा हो। जिस इंसान को उसने नौकर समझा वो उसके पूरे वजूद को खरीदने की ताकत रखता था। केशव ने हाथ के इशारे से मुनीम को चुप रहने को कहा। वह खड़ा हुआ और धीरे से रोशनी के पास आया। आओ रोशनी जी, मेरे फटे हाल आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए क्या हुक्म है? क्या मुझे अभी भी मेरे कपड़ों की वजह से बाहर खड़ा होना पड़ेगा? रोशनी की आंखों में आंसू बह निकले। शर्मिंदगी इतनी गहरी थी कि वह नजरें नहीं उठा पा रही थी। केशव, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम। केशव ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें यह नहीं पता था कि मैं अमीर हूं इसलिए माफी मांग रही हो? अगर मैं सच में एक गरीब किसान होता तो क्या तुम मुझे माफी मांगती? इस सवाल ने रोशनी को अंदर तक झकझोर दिया। केशव ने आगे कहा, रोशनी जी, मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर नहीं आया था। पिताजी ने मुझे भेजा था ताकि मैं देख सकूं कि तुम कैसी इंसान हो। मेरी कंपनी को तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करनी थी। मैं भेस बदल कर इसलिए आया क्योंकि मैं जानता था कि तुम इंसान को इंसान समझती हो या फिर एक स्टेटस। केशव ने एक सूत का धागा उठाया और उसे तोड़कर दिखाया। रिश्ते और व्यापार दोनों इस धागे जैसे होते हैं, अगर अहंकार की कैंची चल जाए तो जुड़ते नहीं है। तुम्हारे घर में मुझे जो अपमान मिला वो मैंने सह लिया, लेकिन जिसने मेरे अन्न का अपमान किया, जिसने सादगी को गरीबी समझकर धुतकारा, उसके साथ मैं काम नहीं कर सकता। मेरी सादगी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मेरे कपड़े साधारण हो सकते हैं लेकिन मेरी सोच गरीब नहीं है। और उसने घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। मैं गलत थी केशव, बहुत गलत थी। मुझे अपनी दौलत का नशा था, मैंने इंसानियत खो दी थी। तुम मेरी कंपनी मत बचाओ, मेरे साथ काम मत करो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे आज समझ आ गया है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, संस्कारों में होती है। पिताजी आप सही कहते थे। दीनानाथ जी ने आगे बढ़कर बेटी के कंधे पर हाथ रखा। केशव ने कुछ पल रोशनी को देखा। उसे महसूस हुआ कि यह आंसू नकली नहीं है, पश्चाताप की आग ने उसका अहंकार जला दिया था। केशव ने पानी का गिलास उठाया और रोशनी की तरफ बढ़ाया। उठो रोशनी, इंसान गलतियां करता है लेकिन जो गलती मान ले वही बड़ा होता है। मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा लेकिन एक शर्त पर। रोशनी ने भींगी आंखों से देखा। क्या शर्त? तुम्हें अपनी कंपनी को 50% मुनाफा हमारे बुनकर भाइयों के कल्याण के लिए देना होगा और अगली बार जब कोई गरीब तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे स्टेटस से नहीं, स्नेह से तोलना होगा। रोशनी ने हाथ जोड़कर हामी भरी। मुझे मंजूर है केशव, सब मंजूर है। उस दिन के बाद रोशनी पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी कंपनी का तौर तरीका बदल दिया। अब वह बड़े बड़े होटलों की बजाय अपने कारीगरों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाती थी। केशव और रोशनी की दोस्ती गहरी होती गई और सुना है कि जल्द ही दोनों एक नए बंधन में बंधने वाले हैं। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी की वेशभूषा या बाहरी दिखावे से उनकी औकात
बात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। समय कब राजा को रंग और रंग को राजा बना दे कोई नहीं जानता। असली धन दौलत नहीं बल्कि विनम्रता और अच्छे विचार है। अहंकार एक ऐसी दीमक है जो सोने के महल को भी खोखला कर देता है, जबकि सादगी वह नींव है जिस पर बना रिश्ता कभी नहीं टूटता। आपकी राय, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या केशव को रोशनी को माफ करना चाहिए था या उसे सबक सिखाने के लिए डील कैंसिल कर देनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को सब दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सीख और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, इंसान बनो, धनवान तो कोई भी बन सकता है। धन्यवाद।